हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, और उसके बाद हमने क्या फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में देखा था कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होते हैं, उनके सिंबल्स कैसे होते हैं, सिंबल्स को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद पॉइंट के प्रोजेक्शन देखे थे, और उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन के कुछ प्रोजेक्शंस देखे थे अलग अलग कंडीशंस में। तो आई होप कि वो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा था आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम बात करते हैं किसके लिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यूज़ के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है उसमें हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम उसके अलग अलग व्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया या साइड व्यू हो गया। इसी तरह से जब हम आइसोमेट्रिक व्यूज़ की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2D ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम जो हमारे फ्रंट व्यू है या जो हमारे टॉप व्यू हैं उनको सबको देखकर हम एक 3D ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। तो इसमें ये जो हम चीज़ जिसके अंदर करते हैं उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस या आइसोमेट्रिक व्यू। सबसे पहले मैं वापस से आपको एक बार रिकॉल कराऊँ तो प्रोजेक्शन को अगर मैं अब दोबारा से ढंग से बात करूँ तो प्रोजेक्शन जो है मेरा, प्रोजेक्शन जो है उसको मैं दो पार्ट में बांट सकता हूं। एक हो गया ऑर्थोगोनल और एक हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन। एक हो गया ऑर्थोगोनल और एक हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल में जैसे हमने बात की थी कि रेज जो है वो जो ऑब्जेक्ट से कैसे निकलनी चाहिए, पैरेलल निकलनी चाहिए, और जो प्लेन पर स्ट्राइक करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए, ऑर्थोगोनली यानी कि 90 डिग्री, जबकि ऑब्लिक में वो किसी एंगल पर भी स्ट्राइक कर सकती है। ऑर्थोगोनल एंगल को, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को वापस से हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हो गया हमारा मल्टी व्यू, और एक होता है हमारे पास कौन सा, एक्सोनोमेट्रिक। एक होता है मल्टी व्यू और एक होता है कौन सा हमारे पास, एक्सोनोमेट्रिक। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आगे चल के वापस से दो पार्ट में बट गया, एक हो गया मल्टी व्यू और एक हो गया कौन सा, एक्सोनोमेट्रिक। जब हम बात करते हैं मल्टी व्यू की जब हम बात करते हैं तो मल्टी व्यू का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के केवल दो डायमेंशंस को देख सकें, को देख सके, तो वो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एप्लीकेबल टू सी ओनली टू डायमेंशन देन इट इज कॉल्ड मल्टी व्यू। यानी कि जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर अभी मैं केवल इसकी दो डायमेंशंस देख सकता हूँ, या तो ये वाली या ये वाली। मैं इस पीछे वाली डायमेंशन को अभी नहीं देख सकता। जब मेरे को तीनों डायमेंशन एक साथ देखनी हो, यानी कि मेरे को इसकी ये वाली डायमेंशन भी चाहिए, ये वाली डायमेंशन भी चाहिए और ये वाली डायमेंशन भी चाहिए, यानी कि गहराई भी मेरे को अगर देखनी है, तो अगर मेरे को दो से ज़्यादा डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशन मेरे को देखनी है, तो 3 डायमेंशन जब मेरे को देखनी है तो वो जो प्रोजेक्शन है वो कहलाएगा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जब मेरे को दो से ज़्यादा डायमेंशन देखनी है, यानी कि 3 डायमेंशंस मुझे किसी ऑब्जेक्ट की देखनी है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक व्हेन वी हैव टू सी 3 dimensions of an object, then the projections is called axonometric projection. तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन है और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उनमें क्या डिफरेंस है और वो क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको मल्टी व्यू में देख रहे हैं तो या तो मैं ये डायमेंशन देख सकता हूँ या फिर ये डायमेंशन देख सकता हूँ। यदि मेरे को इसकी तीनों डायमेंशन एक साथ देखनी है तो मैं इसको कुछ इस तरह से पकड़ूंगा। अब जब मैं इसको तीनों डायमेंशन आपको दिखा रहा हूँ तो आप ये भी देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट कर दूँ, ऐसे इस तरह से कर दूं तो आप इसको बेहतर तरीके से देख पाएंगे, या ऐसे कर दूं तो आप इसको बेहतर तरीके से देख पाएंगे। ये डायमेंशन भी आपको दिख रही है, ये डायमेंशन भी आपको दिख रही है और ये डायमेंशन भी आपको दिख रही है। जब ये डायमेंशन, ये तीनों आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक ऐसे
एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस ये हो गया। तो इन तीनों एक्सिस के बीच में आपको एक एंगल नज़र आएगा। ये एक्सिस के बीच में एक एंगल बनेगा, इसी तरह से ये एक्सिस के बीच में एंगल बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल, तीन अलग अलग एंगल हमारे पास यहाँ पर बन के आ जाएंगे। यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ, यदि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैंने कुछ ऐसे टिल्ट करके दिखा दिया। अब यहाँ से और यहाँ से ये मेरे पास तीन एक्सिस निकल गए। इन दोनों के बीच का एक एंगल मान लिया एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच का एक एंगल मान लिया एंगल बीटा है, और इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया एंगल गामा है। सबसे पहले ये जो व्यू हो गया ये कौन सा हो गया, ये जो प्रोजेक्शन हो गया कौन सा हो गया, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब इस एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यदि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, यदि इस एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों एंगल जो हैं आपस में बराबर हैं, यदि ये तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, इफ all angles are equal to each other, if all angles are equal to each other, then the projection is called isometric projection is called isometric projection। यानी कि एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक टाइप हो गया, एक कंडीशन हो गई कौन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और क्या कंडीशन हो गई कि ये तीनों एंगल जो बनेंगे अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है लेकिन गामा जो है वो अलग है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बट ये दोनों किसके बराबर है, गामा के बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा बराबर है पर गामा बराबर नहीं है, तो दो एंगल बराबर हैं, तो जो प्रोजेक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा डाईमेट्रिक। क्या कहलाएगा, डाईमेट्रिक। यदि दोनों एंगल बराबर हैं तो जो प्रोजेक्शन है वो क्या कहलाएगा, डाईमेट्रिक। और यदि तीनों ही बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, तो जो प्रोजेक्शन है वो क्या कहलाएगा, ट्राईमेट्रिक। तो प्रोजेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, ट्राईमेट्रिक। तो वापस से एक बार रिकॉल करें, जो प्रोजेक्शन है वो दो तरह के होते हैं, एक हो गया मल्टी व्यू और एक हो गया ऑब्लिक। प्रोजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक हो गया ऑर्थोगोनल और एक हो गया ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल को वापस आगे दो पार्ट में बांट दिया, एक मल्टी व्यू और एक हो गया एक्सोनोमेट्रिक। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन में हम केवल और केवल दो डायमेंशंस को देख सकते हैं, जबकि एक्सोनोमेट्रिक में हम तीन डायमेंशन को एक साथ देख सकते हैं। तीन डायमेंशन को एक साथ टिल्ट करके जब देखा जाता है और तीनों एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो वो जो प्रोजेक्शन है वो कहलाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यदि दो एंगल बराबर हैं और तीसरा एंगल उनके बराबर नहीं है तो जो प्रोजेक्शन है वो कहलाएगा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। और यदि तीनों ही एंगल बराबर नहीं है तो जो प्रोजेक्शन है वो कहलाएगा ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए कि यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, बताइए फिर आगे चलें। बताइए क्लियर हो गया नहीं हो गया, आगे चलें। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइन एंड आइसोमेट्रिक प्लेन्स। आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइंस या लाइन और प्लेन्स, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट जो व्यू बन रहा था उसको मैं वापस बना लेता हूँ। ये मैंने व्यू बनाया, ये इस तरह का व्यू बनाया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो एक एक्सिस मेरा ये हो गया, एक लाइन इसको आगे बढ़ा दी, एक लाइन इसको आगे बढ़ा दी और एक लाइन इसको मैंने आगे बढ़ा दी। तो ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर बनाई, ये जो एक्सिस मैंने बनाए, मान लो ये है x, ये है y और ये है z। तो ये जो एक्सिस मैंने बनाई, ये जो एक्सिस हैं, ये एक्सिस क्या कहलाते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस। ये जो एक्सिस हैं, ये एक्सिस क्या कहलाते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस। अब यहाँ पर एंगल था अल्फा,
यहाँ पर एंगल था बीटा और यहाँ पर एंगल था गामा। हमने कहा कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है उसमें ये तीनों एंगल हैं जो तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो ये पूरा घुमा दूं तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। अब मैं कह रहा हूं कि ये तीनों एंगल बराबर हैं। कब बराबर है, जब कौन सा प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। कब बराबर है, जब प्रोजेक्शन कौन सा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितना हो गया, 120 डिग्री। अल्फा बीटा गामा कितना हो गया, 120 डिग्री। और ये हमारे पास यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना कि एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर एक्सिस के बीच के जो एंगल हैं, एक्सिस के जो बीच के एंगल है उनकी वैल्यू क्या होती है, एक्सिस के जो बीच के एंगल है उनकी वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, 120 डिग्री। कितनी होती है, 120 डिग्री। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होते हैं। ये जो एक्सिस है, इनके कॉर्नर पर जो हमने लाइंस को आगे एक्सटेंड करके बनाया, ये क्या बन गए, इनके एक्सिस बन गए। अब आइसोमेट्रिक लाइन की मैं बात करूं, मान लो मैं यहां पर एक लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक पैरेलल लाइन। ये है P और Q। कौन सी लाइन है, PQ। इसको वापस से बनाता हूं। ये PQ लाइन इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो PQ लाइन है इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर यदि कोई भी लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल हो जाए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर यदि कोई भी लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो वो लाइन क्या कहलाती है, आइसोमेट्रिक लाइन। इफ अ लाइन इन isometric projection is parallel to isometric axis, then it is called isometric line. Then it is called आइसोमेट्रिक लाइन। यानी कि PQ जो लाइन है वो क्या हो गई, आइसोमेट्रिक लाइन हो गई। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो RS, तो क्या RS एक आइसोमेट्रिक लाइन हो सकती है? कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। RS क्या एक आइसोमेट्रिक लाइन हो सकती है? हमारी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कह रही है कि आइसोमेट्रिक लाइन वो लाइन होगी जो इन तीनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, आइसोमेट्रिक लाइन कहलाएगी। RS की अगर मैं बात करूं, मेरा क्वेश्चन है कि क्या RS एक आइसोमेट्रिक लाइन होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या RS एक आइसोमेट्रिक लाइन होगी? कितने लोग कहते हैं होगी? बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, RS इन तीनों एक्सिस में से किसी के भी पैरेलल नहीं है, तो RX तीनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है, तो ये क्या होगा, RS इज नॉट अ आइसोमेट्रिक लाइन। RS एक आइसोमेट्रिक लाइन नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर आइसोमेट्रिक लाइन भी हमारा अब क्लियर हो गया ना? कमेंट करके बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लेन्स, आइसोमेट्रिक प्लेन्स के बारे में। आइसोमेट्रिक प्लेन क्या होते हैं? मान लो मैंने इसको नाम दिया A, B, C और D। तो आइसोमेट्रिक प्लेन क्या हुआ, आइसोमेट्रिक प्लेन हो गया। आइसोमेट्रिक प्लेन क्या हो गया कि आइसोमेट्रिक लाइन से मिलकर जो प्लेन बना, आइसोमेट्रिक लाइन से मिलकर जो प्लेन बना उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्लेन। देखो, ये एक लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, इस एक्स एक्सिस के। फिर ये एक लाइन है, ये किसके पैरेलल है, इस जेड एक्सिस के। फिर ये एक लाइन है, ये किसके पैरेलल है, इसी एक्सिस के पैरेलल है। फिर ये एक लाइन है, ये इस जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इन आइसोमेट्रिक लाइन से मिलकर जो एक प्लेन बना, इन आइसोमेट्रिक लाइन से मिलकर जो प्लेन बना उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्लेन। तो आइसोमेट्रिक प्लेन क्या हो गया, द प्लेन फॉर्म बाय आइसोमेट्रिक लाइंस,
plane formed by isometric lines is called isometric plane is called isometric plane। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा दो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू, एक एक्सोनोमेट्रिक। मल्टी व्यू में हम 2 डायमेंशन देख सकते हैं, एक्सोनोमेट्रिक में हम 3 डायमेंशन देख सकते हैं। यदि उसको टिल्ट कर दिया जाए और तीनों एक्सेस, तीनों ही एंगल बराबर हों तो वो क्या कहलाएगा? आइसोमेट्रिक। 2 एंगल बराबर हो, डायमेट्रिक 3 एंगल तीनों अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा? ट्राइमेट्रिक। उसके बाद हमने बात की किसकी? आइसोमेट्रिक एक्सिस की, जो तीनों कॉर्नर के ऊपर तीनों एजेस को जो एक्सटेंड करके जो एक्सेस शो हो रहे थे उनको हमने क्या कहा? आइसोमेट्रिक एक्सिस। आइसोमेट्रिक एक्सिस में हर जो एंगल बन रहा था तीनों एक्सिस के बीच में, दो एक्सिस के बीच में, वो कितना डिग्री था? 120 डिग्री था। उसके बाद आइसोमेट्रिक लाइन, यदि कोई भी लाइन ड्रॉ करें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में और वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक लाइन। और आइसोमेट्रिक लाइन से बना जो क्लोज फिगर है उसको, जो क्लोज फिगर जो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक प्लेन। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम आइसोमेट्रिक स्केल। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? आइसोमेट्रिक स्केल। किसके बारे में बात करते हैं? आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल का मतलब क्या होता है? जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखते हैं, जब हम आइसोमेट्रिक व्यू में किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को देखते हैं तो वो लेंथ हमें घटी हुई नजर आती है, वो लेंथ हमें कुछ रिड्यूस्ड नजर आती है। तो वो जो रिड्यूस्ड लेंथ नजर आती है, जिस स्केल में वो लेंथ घटती है उस स्केल को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक स्केल। उस स्केल को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक स्केल। व्हेन we see a length of an object in its isometric view, then it seems to reduce by some angle. It seemed to reduced by some scale, and this scale is known as isometric scale, and this scale is known as isometric scale। अब ये isometric scale की वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब हम जानते हैं। वापस से हम हमारा एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास 3 एक्सेस हो गए, एक हो गया x, एक हो गया y और एक हो गया z। ठीक है, जब आप इसको देखते हैं, टिल्ट करके देखते हैं तो आपको दिखता है कि हमने पढ़ा कि इन तीनों के बीच में कितना एंगल? 120 ये हो गया, 120 ये हो गया और 120 ये हो गया। तीनों के बीच में 3 एंगल, एक 120, 120, 120। ठीक है, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा है, ऐसे इस तरह से यहाँ से दिख रहा है। यदि मैं इसको सामने से देखूं तो मेरे को दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ये और ये वाली एज, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90। इसी तरह से ये और ये, इन दोनों के बीच में कैसा है? 90। पर जब हम इसको टिल्ट करके और इस तरह से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। यानी कि अगर मैं एक ऐसे पैरेलल लाइन खींचूँ ये, तो ये जो एंगल था ये कितना था? पूरा 120 डिग्री। और ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, ये मैंने लाइन खींची ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। इसी तरह से मैं यहाँ ऐसे लाइन खींचता हूँ, ये लाइन खींची, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। अब ये जो एक्सिस जा रहा है, ये जो एक्सिस जा रहा है, सिमिलरली यहाँ से एक ऐसे लाइन निकालता हूँ, ये यहाँ से ऐसे लाइन निकालता हूँ तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? इन दोनों के बीच में एंगल होगा पूरा 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल होगा पूरा कितना? 90 डिग्री का। पूरा 90 डिग्री का होगा। तो ये जो बीच में से लाइन पास हुई है, ये वापस से दिखाता हूँ,
ये 30 डिग्री का था, और जब हमने इसके ऐसे 90 डिग्री पर यहाँ पे लाइन बनाई है, ये लाइन बना दी हमने, ये लाइन बनाई, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितने का होगा, 90 का होगा, और ये हो गया इसका बाइसेक्टर, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा कितने का, 45 डिग्री का। तो इसको, इस लाइन को यहाँ तक दिया हमने, ऐसे खींचा, इसको यहाँ से मिलाया, और इसको हमने ऐसे आगे बढ़ा दिया, और इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिलाया। तो अब मेरे को एक ट्राइंगल दिखा, इस ट्राइंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया मैंने P, इसको दे दिया Q, इसको दे दिया R, और इसको दे दिया S। इसको मैं एनलार्ज करके बताऊं तो मेरा कुछ ऐसा इस तरह का बन गया, ये बन गया P, ये बन गया Q यहाँ पर, ये बन गया R, और ये बन गया S। ठीक है, अब P और Q, ये वाला जो एंगल है ये कितना था, 45 डिग्री, ये कितना था, 45 डिग्री, और ये एंगल जो है ये कितना था, 30 डिग्री का। ये एंगल जो है वो कितना था, 30 डिग्री का। अब इनमें हमें एक रिलेशन दिख रहा है, इनमें हमें रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है कि जो PS है इसका जो हॉरिजॉन्टल, जो PQ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो PS है वो किसके बराबर होगा, PQ cos 45 डिग्री, किसके बराबर होगा, PQ cos 45 डिग्री, और किसके बराबर होगा, PR cos 30 डिग्री, किसके बराबर होगा, PR cos 30 डिग्री। तो जो PR और PQ में यहाँ पर रिलेशन निकले, अब यहाँ पर अगर इन्हें रिलेशन निकालें तो PQ cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री हो गया 1/√2, और PR cos 30 डिग्री कितना हो गया, √3/2, ये कितना हो गया, √3/2। तो यहाँ से अगर मैं PR अपॉन PS की वैल्यू निकालूं, PQ की वैल्यू निकालूं, तो ये मेरे पास कुछ आती है, यहाँ से √2 बचेगा, तो ये बचेगी मेरे पास √2/3, ये मेरे पास कितनी बचेगी, √2/3, और यही जो है ये क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक स्केल। यही जो है मेरे पास क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल सिमिलरली वही हो गया जो हमने क्या पढ़ा था, RF में हमने पढ़ा था, RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डायमेंशन ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल डायमेंशन, डायमेंशन ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। तो सिमिलरली यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल में क्या हो गया कि रिड्यूस लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो PR जो लेंथ हो गई, वो कौन सी लेंथ हो गई, रिड्यूस लेंथ, और PQ कौन सी लेंथ हो गई, एक्चुअल लेंथ। तो √2/3 इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है हमारी लगभग, ये √2/3 की जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है लगभग 0.82। तो आइसोमेट्रिक स्केल जो हो गया वो कितना हो गया, 0.82। ये आपको ध्यान रखना है कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या, ये डेरिवेशन हमसे कोई कहीं नहीं पूछने वाला, हमसे सिर्फ इतना पूछा जाने वाला है कि आइसोमेट्रिक स्केल में जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना रिड्यूस हो जाती है, वो कितना रिड्यूस हो रही है, 0.82 रिड्यूस हो रही है, कितना रिड्यूस हो रही है, 0.82। आइसोमेट्रिक स्केल है क्या, आइसोमेट्रिक स्केल का मतलब जब किसी लेंथ को, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को जब हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं तो वो हमें रिड्यूस्ड, कुछ स्केल तक रिड्यूस नज़र आती है। जिस स्केल पर वो रिड्यूस होती है उस स्केल को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल की वैल्यू कितनी हो गई, √2/3, या फिर आप कह सकते हैं 0.82। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हुआ क्लियर? प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है आइसोमेट्रिक व्यू और एक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू वो व्यू होता है जिसमें कि जो ट्रू लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, उसी लेंथ का यदि ऑब्जेक्ट बन जाए व्यू के अंदर तो उसको कहते हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब उसकी रिड्यूस लेंथ के साथ वो व्यू बने, जब कोई ऑब्जेक्ट की रिड्यूस लेंथ के साथ उसका आइसोमेट्रिक व्यू बन रहा है तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वापस से बताऊं, आइसोमेट्रिक
व्यू का मतलब क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ के साथ उसका जो प्रोजेक्शन है वो बन जाए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन जाए, तो उसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक व्यू। और यदि उस रिड्यूस लेंथ के साथ, उस ऑब्जेक्ट का रिड्यूस लेंथ के साथ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है तो उसको कहा जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल, मुझे ये दो व्यू दिए गए, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। अगर फर्स्ट एंगल में है तो ऊपर वाला कौन सा होगा, फर्स्ट एंगल में है तो ऊपर वाला होगा फ्रंट व्यू और नीचे वाला होगा कौन सा, टॉप व्यू। मान लेते हैं इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 10 और ये है मेरे पास 3। ये 5, 10 और 3, ये मेरे को अलग अलग लेंथ दी हुई है। अब मेरे को इसके आइसोमेट्रिक इसका व्यू बनाना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू, और यहाँ पर हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका अगर व्यू बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ इस तरह का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में ये जो लेंथ है, ये जो पीछे का लेंथ, ये कितनी हो गई 10, ये 10 हो गई, ये कितनी हो गई 3 और ये कितनी हो गई 5। ये कितनी हो गई 10, 3 और 5, 10, 3 और 5। सॉरी, ये जो है हमारे पास ये वाली जो है ये कितनी हो गई 10, ये कितनी हो गई 5 और ये कितनी हो गई 3। अब इन तीनों के बीच में जो एंगल है, वो कितना था 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अगर ये ट्रू लेंथ के साथ बन रहा है, यानी कि ये भी 5 हो गई, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये ट्रू लेंथ के साथ बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये कुछ व्यू जो है वो छोटा बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यूज और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखो, है तो दोनों एक ही चीज ही, पर दोनों में क्या डिफरेंस है, आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है अंतर, आइसोमेट्रिक व्यू कैसे अलग है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे अलग है, उसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले मैं डेफिनेशन या सिंपल सी एक टेक्स्ट लैंग्वेज में बता दूं कि आइसोमेट्रिक व्यू वो होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, वही लेंथ अगर व्यू के अंदर आ जाए, ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ है, उसकी जो लेंथ है, विड्थ है, और जो उसकी थिकनेस है, जो डेप्थ है, वही सेम टू सेम किसके अंदर आ जाए, उसके जो आइसोमेट्रिक व्यू बन रहा है उसके अंदर आ जाए। तो वो जो व्यू है, यानी कि उसकी ट्रू लेंथ उसके अंदर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। वहीं यदि आइसोमेट्रिक स्केल के रिड्यूस लेंथ के साथ, यदि हमें कोई ऑब्जेक्ट का जो व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू, उसकी रिड्यूस लेंथ के साथ मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं इसको बताऊं तो मेरे को कोई दो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिए, ऊपर वाला कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, नीचे वाला कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। ये डायमेंशन दी हुई है, ये 3, ये 5 और ये 10। डायमेंशंस आर, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये 3, 5, 10, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, और ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। तो इसको लेकर यदि मैं इसका 3D ऑब्जेक्ट बनाऊं तो 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, ये बनेगा। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5। देखो, तो जो यहाँ पर डायमेंशन दी हुई है वो सेम की सेम डायमेंशन यहाँ पर आ गई। तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यू बना है, जो ट्रू लेंथ के साथ बना है, जो सेम टू सेम डायमेंशन यहाँ पर आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू। यानी कि जब 2D व्यू 3D में कन्वर्ट हो रहा है और सेम डायमेंशंस के साथ कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। जब 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट में सेम डायमेंशंस के साथ कन्वर्ट हो रहा है, ट्रू लेंथ के साथ कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। वहीं यदि ये कुछ ऐसा बन जाए, छोटा करके बना दें, इसको छोटा करके बनाया, ये लेंथ थी 3, रिड्यूस स्केल में हमने, आइसोमेट्रिक स्केल में हमने पढ़ा था कि जो ट्रू लेंथ है वो कितने से कम हो जाती है, 0.82 से। तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी आ गई, 3 × 0.82। मान लो ये लेंथ आ गई कोई z, ये z आ गई।
कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। ये लेंथ है, ये यहाँ पर जो लेंथ है 5 है, तो ये कितनी हो गई 5.0.82, मान लो ये आ गई कोई y, और ये हो गई कोई 10 इंटू 0.82, लेट सपोज ये आ गया कोई x। तो आप देख रहे हो कि x जो है वो कितना हो गया 8.2 हो गया। इसी तरह y भी वैल्यू कम हो गई होगी, इसी तरह 3 की वैल्यू भी कम हो गई। तो जो ये जो डायमेंशन है 2D में जो हमें डायमेंशन दी हुई है, जब हमने इसका 2D को 3D में कन्वर्ट किया, जब हमने 2D को 3D में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो ट्रू लेंथ है वो रिड्यूस्ड स्केल में, रिड्यूस लेंथ में हमें दिख रही है। तो ये जो इसका व्यू बना, ये जो इसका व्यू बना, इसको हम क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये जो इसका व्यू बना, इसको हम क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में और आइसोमेट्रिक प्लेन्स में आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिंपली वो प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें कि एक 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि हमें व्यूज़ दिए हुए हैं, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू दिए होंगे, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा 3D में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। उसके बाद प्रोजेक्शन जो है वो दो तरह के थे। दो तरीके कौन से थे, एक था ऑर्थोग्राफिक, एक था ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक को फिर हमने वापस आगे दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा कौन सा मल्टी व्यू, और एक कौन सा था एक्सोनोमेट्रिक। मल्टी व्यू में हम केवल 2 डायमेंशंस को देख सकते हैं, जबकि एक्सोनोमेट्रिक में हम 3 डायमेंशन को देख सकते हैं। यदि उसको टिल्ट कर दिया जाए और तीनों एंगल सेम हो तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। उसके बाद यदि 2 एंगल सेम हो तो डायमेट्रिक, तीनों एंगल अलग हो तो क्या कहलाता है ट्राइमेट्रिक। उसके बाद हमने बात की थी आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक प्लेन और आइसोमेट्रिक लाइन की। आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या था, जब वो कॉर्नर पर 3 एक्सिस हमने बनाए थे, वो एक्सिस क्या कहलाते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल का, कितना डिग्री का एंगल था 120 डिग्री का उनके बीच में एंगल था। उसके बाद यदि एक लाइन खींची जाए जो किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो तो उसको हम क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक लाइन कहते हैं, और आइसोमेट्रिक लाइन से बनने वाले प्लेन को क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल का मतलब क्या था, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो उसकी जो लेंथ है वो कुछ घटी हुई नज़र आती है, कुछ रिड्यूस नज़र आती है, और जिस स्केल पे वो नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल में जब हमने वैल्यू ड्राइव करके निकाली थी तो वो कितनी आई थी 0.82। यानी कि आइसोमेट्रिक रिड्यूस्ड स्केल में जब कोई लेंथ, रिड्यूस्ड लेंथ जो हमें नज़र आती है वो कितने से रिड्यूस हो जाती है 0.82 से वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, आइसोमेट्रिक व्यू की और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। यदि जो हमें 2D ड्राइंग दी गई है उन्हीं सेम डायमेंशंस के साथ उसका जो 3D व्यू बन जाता है तो वो कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू, और यदि वो रिड्यूस लेंथ के साथ बनता है तो वो क्या कहलाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, आइसोमेट्रिक लाइन क्या होती है, आइसोमेट्रिक प्लेन क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केल की वैल्यू क्या होती है, आइसोमेट्रिक स्केल की वैल्यू क्या होती है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, एक्सोनोमेट्रिक व्यू क्या होते हैं, डायमेट्रिक क्या होता है, ट्राइमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने पढ़ा वो पढ़ा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक व्यूज़। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्शनिंग की। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्शनिंग की। सेक्शनिंग क्यों और कब की जाती है। अभी तक जो हमने पढ़ा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू एंड प्रोजेक्शन, इसमें हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम बाहर से देख पा रहे हैं, यानी कि उसके अंदर की डिटेल को हम नहीं देख पा रहे हैं। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की डिटेल को जानना हो, इंटीरियर डिटेल्स को उनको जानना हो कि उसके अंदर क्या है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं। सेक्शनिंग का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली, लॉन्गिट्यूडनली उसको कट लगा देना उसमें, वो क्या कहलाता है, सेक्शनिंग कहलाता है। सेक्शनिंग बेसिकली मोटा मोटी 2 तरीके से की जाती है, एक फुल सेक्शनिंग और एक की जाती है हाफ सेक्शनिंग। एक कौन सी की जाती है, फुल सेक्शनिंग, और एक कौन सी की जाती है, हाफ सेक्शनिंग। इस चीज़ को मैं अगर डायग्राम से बताऊं, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, फुल सेक्शनिंग की। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, फुल सेक्शनिंग की। तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह का मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। मैं इसको यहाँ से अगर देखूँ, ये मेरा साइट है व्यू देखने का। तो अगर मैं इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाता हूँ तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू बनाना चाहूँ तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनेगा।
फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनेगा। और ये अंदर होल है जो थोरोली पास हो रहा है, यानी कि ब्लाइंड होल है, तो जो होल है वो उसको हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, यानी कि ये हिडन लाइन हो गई हमारी। कौन सी लाइन हो गई? हिडन लाइन। तो ये क्या बन गया इसका फ्रंट व्यू, जो कि हमने किस में बनाया है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। अब हमें जानना है कि इसके अंदर के पार्ट की डिटेल्स क्या है, इसके अंदर कैसा दिखता है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्गिट्यूडनली, इसके लेंथ के लॉन्गिट्यूडनली इसको क्या कर देंगे? कट लगा देंगे। यानी कि हाँ, यहाँ हमने एक प्लेन लिया और उससे ऐसे इसको काट दिया। इसको ऐसे काट देंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि अंदर एक क्या है? होल है। अंदर क्या है? एक होल है। और जहाँ जिस जगह होल नहीं है, यहाँ पर होल नहीं है, तो यहाँ से हमें मटेरियल भरा हुआ दिखेगा। तो यानी कि जब इसको हम कट लगा देंगे तो कट लगाने के बाद जो हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा? अब ये जो होल है ये सॉलिड लाइन के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि हमें क्लियर कट दिख रहा है। जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देख रहे थे तो ये एक हिडन डिटेल थी, जिसको हमने किससे दिखाया? डॉटेड लाइन से दिखाया। सेक्शनिंग करने के बाद ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि अंदर क्या है? एक होल है। और जहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है, यानी कि जो सॉलिड जगह है, वहाँ पर हम इस तरह की इंक्लाइंड लाइंस बनाएंगे। और ये इंक्लाइंड लाइंस जो हम बनाते हैं, हमने पहले भी बात की थी लाइन टाइप्स में, कि इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग लाइन। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग लाइन, जो कितने डिग्री के एंगल पर होती है? 45 डिग्री के एंगल पर होती है। और इनके बीच का जो गैप होता है वो कितना mm होता है? 2 mm होता है। तो ये जो सेक्शनिंग थी, इस सेक्शनिंग को हम क्या कहते हैं? फुल सेक्शनिंग। और इसको ये डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि किसी पार्ट के अंदर की डिटेल देखने के लिए उसमें क्रॉस कट या लॉन्गिट्यूडनल कट लगाते हैं। उसमें कौन सा कट? क्रॉस कट और लॉन्गिट्यूडनल कट लगाते हैं। और उसके बाद जो उसका व्यू आता है, या उस सेक्शनिंग को क्या कहते हैं? फुल सेक्शनिंग कहते हैं। उस सेक्शनिंग को क्या कहते हैं? फुल सेक्शनिंग कहते हैं। उसके बाद बात करें कौन सी सेक्शनिंग की? हाफ सेक्शनिंग की। उसके बाद कौन सी सेक्शनिंग की बात करें? हाफ सेक्शनिंग की। हाफ सेक्शनिंग सबसे पहली चीज मोस्टली किस ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है? कैसे ऑब्जेक्ट? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। मोस्टली used for symmetrical objects. Half sectioning is mostly used for symmetrical objects. उसके बाद हाफ सेक्शनिंग नॉर्मली कब की जाती है? जब हमें एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल दोनों को एक साथ देखना हो। when we have to see exterior and interior, have to see exterior and interior detail, जब दोनों को हमें क्या देखना हो? साथ में देखना हो, तो उस केस में हम कौन सी सेक्शनिंग को यूज करते हैं? हाफ सेक्शनिंग को हम यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे होल बने हुए हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मेरा फ्रंट व्यू है ये। यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू बनेगा वो कैसा बनेगा? सबसे पहले इसके लिए क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। और यहाँ होल है तो यहाँ पर क्या बनेंगे? इस तरह से होल्स बनेंगे। ये होल बन गया। ये वाला पार्ट बनेगा जो बाहर से सामने से देखने पे क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। और इसके अंदर होल है, उसको हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। अगर वो थोरोली पास हो रहा है तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। तो ये क्या बन गया इसका? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू बन गया। अब मेरे को इसकी हाफ सेक्शनिंग करनी है। सबसे पहले हाफ सेक्शनिंग में क्या किया जाता है? मान लो ये कोई सर्किल है, तो इस सर्किल के 4 पार्ट हैं। तो इसमें से यदि एक को कट करके बाहर निकाल लूँ, तो ये क्या कहलाएगी? हाफ सेक्शनिंग। ये क्या कहलाएगी? हाफ सेक्शनिंग। यानी कि हाफ सेक्शनिंग में जो मैंने कट लगाया वो कैसे लगाया? ऐसे और ऐसे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, क्वार्टर जो पार्ट है ये वाला, इसको मैंने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। इस क्वार्टर पार्ट को बाहर निकाल लिया, तो बचा हुआ जो पार्ट मेरे को दिखेगा, अब मेरे को इसमें एक्सटीरियर डिटेल भी दिख रही है और इंटीरियर डिटेल भी दिख रही है। यानी कि अब मैं अगर इसका व्यू बनाता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है जो सेक्शन के इधर है, ये एज इट इज रहेगा।
और जो पार्ट में मैंने कट लगाया वहाँ पर जो हिडन लाइंस थी, जो डैश्ड लाइन थी, वो कैसी बन जाएंगी, सॉलिड लाइन। ये सॉलिड बन गई, ये पूरी क्या हो जाएगी यहाँ तक सॉलिड। इसके बाद यहाँ पर ये लाइन भी कैसे हो जाएंगी, सॉलिड। और जो पार्ट सॉलिड दिख रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे। जो पार्ट सॉलिड दिख रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे। तो ये इसका कौन सा सेक्शन, ये कौन सा व्यू हो गया, हाफ सेक्शन में इसका व्यू हो गया। तो ये कौन सा सेक्शन में व्यू हो गया, हाफ सेक्शन में। तो फुल सेक्शनिंग में हम क्या करते हैं, उसमें कट लगाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट या क्रॉस कट लगा देते हैं। जबकि हाफ सेक्शनिंग में हम क्वार्टर पार्ट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हाफ सेक्शनिंग कब की जाती है, जब हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर डिटेल्स दोनों देखनी हो। और हाफ सेक्शनिंग मोस्टली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जाती है। हाफ सेक्शनिंग मोस्टली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जाती है। और फुल सेक्शनिंग में हम पूरा का पूरा पार्ट को पूरे के पूरे कट लगा देते हैं, जिससे कि हम केवल और केवल इंटीरियर डिटेल्स उसकी देख पाते हैं। तो ये सेक्शनिंग के लिए मोर देन सफिशेंट है। सेक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हैचिंग क्या होती है, हैचिंग में जो हैचिंग लाइन है वो कितने डिग्री के एंगल पर होती है, हैचिंग लाइंस के बीच में कितना गैप होता है, फुल सेक्शनिंग क्या होती है, हाफ सेक्शनिंग क्या होती है, ये इसमें आराम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और सेक्शनिंग, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.